कोरोना ने दुनिया को बदल दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट इसका एक जो पॉजिटिव पहलू है जो मैं देखता हूँ, वो सबसे बड़ा पहलू ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग बाग अब मानवता भी सीख रहे हैं। मतलब एक दूसरे को जितना सपोर्ट लोगों ने, इमोशनली करीब आ गए। इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि पहले थोड़ा कम देखने को मिलता था। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह से एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक और शख्सियत के साथ। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ है वो बहुत खास है और इसीलिए हम उनसे करेंगे आज बहुत ही खास खास बातें। उनसे बहुत सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ये चमत्कारी व्यक्तित्व है उसके पीछे उनको इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, उनको प्रेरणा कहां से मिलती है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री अमल गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो। थैंक यू वेरी मच दुष्यंत जी। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि अपने सर बिजी शेड्यूल से और आपने हम लोगों के लिए समय निकाला। और आज के एपिसोड को लेके इसको मैं थोड़ा उत्साहित इसलिए हूं कि आप जिस पद को जिस जिस गरिमा के साथ सुशोभित कर रहे हैं, बहुत लोगों को ललक होती है कुछ आप लोगों से कम्युनिकेट करने की, कुछ जानने की, कुछ सीखने की। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके करीब लाने की कोशिश करूं और उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया हूँ। हमेशा की तरह से जैसे आप गाइडेंस देते रहते हैं, हम लोगों को प्यार देते रहते हैं। तो अगेन आप एक बार फिर हमारे साथ सर ये मंच शेयर कर रहे हैं। It will be a great privilege for me as well, दुष्यंत जी। ये आपका बड़प्पन है सर। सर, तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत, इससे पहले कि हम करें चीजों की, मैं छोटी सी एक गुदगुदाती सी शुरुआत करना चाहता हूँ। आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन में आपका चाइल्डहुड कैसा था? हाउ यू स्टार्ट? दुष्यंत जी, हमारी जो है बहुत ही एक हम्बल सी फैमिली रही है। मेरे फादर जो है वो डिग्री कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे और हम लोग एक वहीं कॉलेज के क्वार्टर्स में रहा करते थे। आपको जैसा पता है कि टीचर्स जिस तरह की सैलरी में अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से हमारा बचपन भी गुजरा। बट बहुत ही प्यार से पापा मम्मी ने खूब पढ़ाया लिखाया। हम लोग दो ब्रदर्स हैं और सहारनपुर शहर में मेरी शिक्षा हुई है। वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, उसके बाद 12th क्लास तक भी मैंने वहाँ से पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की ज्वाइन किया और वहाँ से फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने की एक ललक लगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा कि भाई यूपीएससी लोग क्वालिफाई करते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पहले मैंने रेलवेज ज्वाइन किया, 1 साल मैं रेलवेज में रहा और उसके बाद मैंने रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन किया। मैं सर वो लम्हा जानना चाहूंगा जब यूपीएससी क्लियर करने के बाद, क्योंकि देश की सर्वोच्च देखा जाए तो एक एग्जाम होता है और सर्विसेज होती हैं ये। तो जब ये शाय से रेस्पेक्टेड अमल गर्ग जब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने घर पे दी पेरेंट्स को कि आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस, तो वो लम्हा कैसा था? वो आपका एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। वो तो बहुत ही स्पेशल लम्हे थे दुष्यंत जी। उन दिनों में ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स मीडियाज नहीं हुआ करते थे। तो मैं सच बताऊं तो वो रात शायद पहली ऐसी रात थी मेरी लाइफ में जब मैं पूरी रात नहीं सोया। इस वजह से, एंजाइटी की वजह से। अदरवाइज शादी ब्याह में तो ऐसा हो जाता है कि आप मस्ती कर रहे हैं, रात भर नहीं सोए। लेकिन एंजाइटी की वजह से मेरी एकमात्र ऐसी रात रही है अपनी लाइफ में। रात में ऐसा हुआ कि न्यूज पे टीवी में न्यूज आई कि सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आउट हो गए और उसमें टॉपर का नाम बता दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टॉपर्स हैं। उसके बाद हमें वेट करना पड़ता था सुबह तक के न्यूज़पेपर का। तो रात में 10 बजे न्यूज आने के बाद सुबह 6 बजे तक का टाइम कैसे कटा उसका मैं बयान नहीं कर सकता। किसी तरह से रात काटी, सुबह सुबह न्यूज़पेपर हाथ में आया और उसके बाद तुरंत पलटना शुरू किया, कहाँ है अपना नाम, कहाँ है अपना नाम, है भी कि नहीं। 1-2 बार जल्दी जल्दी मिस भी हो गया नाम, तो थोड़ा सा निराशा होने लगी। फिर फादर ने कहा कि चलो मैं बैठ के देखता हूँ। तो उन्हें ढूंढा और मेरा 93 रैंक मेरी आई थी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा तो यहाँ 93 रैंक पे तुम्हारा नाम है। तो चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल छा गया
ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो गया लाइफ में, और एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार के लिए वास्तव में ये जी काफी सर बड़ा देखिए अचीवमेंट एटलीस्ट उन दिनों में माना जाता रहा। सर, एक और लम्हा, लालच थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, एक और लम्हा है जब ये एक सीधी सादी सी शख्सियत पहले दिन उस रेस्पेक्टेड चेयर को सुशोभित करने जब ऑफिस पहुंचे, पूरा सिनेरियो चेंज था, वो लम्हा कैसा था आपका, वो और मैं जानना चाहूंगा। वो बहुत गर्व का आपको एहसास होता है उस वक्त जब आप एक बहुत छोटे परिवार से, बहुत छोटे से मोहल्ले से, शहर से निकल के आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आप लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपको सरकार की तरफ से कुछ पावर्स, अथॉरिटीज ऐसी मिलती हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचने का जो सफर है वो अपने आप में, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसमें, तो फाइनली जिस दिन आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि भाई हमने बहुत मेहनत की है और शायद ईश्वर ने उसी मेहनत का ये परिणाम हमें दिया है। तो उस दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था। और भुलाए नहीं भूलता है, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बॉम्बे रही थी। मैंने फर्स्ट पोस्टिंग बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स, में जी जी जी। ज्वाइन किया था, और आज भी मैं उस दिन को याद रखता हूँ। सर आप IITian हैं और रुड़की जैसे प्रतिष्ठित विश्व प्रसिद्ध संस्थान से आपने एजुकेशन की सर। हम लोग इस इंजीनियरिंग कॉलेज के जो माहौल है फिल्मों में जैसा देखते हैं, और मुझे आपकी जो एल्यूमनाई है, मुझे भी विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बार मुझे मौका मिला वहां जी। जाने का। तो कोई एक ऐसा लम्हा है सर जो, जैसे हमने अभी जिनकी फिल्म देखी हमने आमिर खान साहब की, अपना ऑल इज वेल का जो माहौल था, ऐसा कोई माहौल, ऐसा माहौल क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है वहां पे? बहुत ज्यादा दुष्यंत जी, बिल्कुल। हॉस्टल का माहौल ना एकदम बिल्कुल जुदा होता है घर के माहौल से। जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आप घर रहकर कभी भी नहीं सीख सकते हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आमिर खान की इस फिल्म में जिस तरह के बहुत सारे सीन्स दर्शाए गए रैगिंग थे, और सारी चीजें। रैगिंग से लेकर प्रेशर, एग्जाम्स का प्रेशर, और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने का तरीका जुगाड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी होती थी। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर तो इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि जो साल भर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके पास एग्जाम से 2 घंटे पहले पहुंच जाते थे, और 1-1.5 घंटे में जो उनसे समझ लेते थे वही रिप्रोड्यूस कर देते थे एग्जाम में। और वो जो बेचारा 3-4 महीने से लगा हुआ है जो बच्चा, वो भी वही रिप्रोड्यूस करता था और ये लोग भी वही रिप्रोड्यूस करके आ जाते थे। तो इस तरह से जो मार्क्स लाने की एक कला मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने हमें भी सिखाई। इनफैक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमने भी बाद में फिर इस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर किए कि कम पढ़ के कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कोर्स आगे बढ़ता है, 4 साल का कोर्स होता है, और करियर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं कि करियर बनाना है, तो उससे संबंधित काफी प्रेशर्स होते हैं। बहुत कुछ चीजें उस पिक्चर में सही दिखाई गई थी, इस तरह से मस्ती होती है बच्चों की आपस में, वो सब चीजें भी बहुत अच्छे से दर्शाई गई थी। तो ये सब चीजें होती हैं हॉस्टल के माहौल में। सर केंद्र सरकार की तरफ से आपने बहुत ही पूरे देश में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है, और कंटिन्यू आपको बहुत जिम्मेदारी वाले पद दिए गए हैं सरकार की तरफ से, या दिए, अभी भी आप जिस पद पर हैं वो बहुत जिम्मेदारी वाले पद हैं। इतने सबके बीच में आपका एक सामाजिक सरोकार भी है। ये जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भारतीय राजस्व सेवा के, श्री अमल गर्ग साहब, इनके अंदर एक बड़ा, एक मर्मस्पर्शी और बड़ा एक मानवीय संवेदना से भरा व्यक्तित्व भी है। आपकी एक संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आश्रय, और उसमें गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अल्टीमेट काम किया जाता है, जिसके लिए उस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है कहीं उसमें। तो ये जो आपका ये जो आपके आम सामान्य जीवन का जो एक डिफरेंट पहलू है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी प्रेरणा कहां से मिली आपको, और अभी क्या चल रहा है सर आश्रय? दुष्यंत जी, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 6th या 7th क्लास में रहा हूँ, तो हमारे फादर को आईज की प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली उनको ग्लोकोमा हुआ था, जैसे आज के उसमें जैसे काला काला, मोतिया बोलते काला हैं मोतिया, हिंदी जी में, जी। उनको ग्लोकोमा हुआ था। और वो बार बार डॉक्टर के पास जाते थे,
डॉक्टर उन्हें ये कहते थे कि डॉक्टर साहब आप बहुत ज्यादा, क्योंकि टीचर रहे हैं तो पढ़ना लिखना काफी पड़ता था। डॉक्टर हर 6 महीने में ये एडवाइस करते थे, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर पढ़ने से प्रेशर आता है, इसीलिए आपकी आईज थोड़ी डैमेज हो रही है, तो बार बार चश्मे का नंबर चेंज कर देते थे। उस प्रोसेस में क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे आंखें डैमेज होती चली गई, और एक ऐसी स्टेज आ गई जब उनकी राइट आई तो कंप्लीटली डैमेज हो गई ग्लूकोमा की वजह से, और लेफ्ट आई में करीब करीब 70% विजन डैमेज हो गई, केवल 30% विजन बची। उस समय डिटेक्ट हुआ कि फादर को ग्लूकोमा है। मेरठ में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर टीपी अग्रवाल, हम लोग वहां गए, तब उन्होंने बताया कि गर्ग साहब आप तो ग्लूकोमा से पीड़ित हैं और उसकी वजह से आपकी आई साइट इतनी डैमेज हो गई है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जब सहारनपुर, जो कि एक शहर है, गांव भी नहीं है, जी जी जी। और उस शहर में भी इतनी अवेयरनेस डॉक्टर्स में नहीं है कि किसी व्यक्ति के अगर आई डैमेज हो रही है ग्लूकोमा की वजह से तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जो गरीब लोग हैं या जो छोटे शहर हैं, छोटे गांव दराज हैं देश के, वहां लोग किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते होंगे। उस समय से 7th क्लास से आप समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में एक चीज घूमती रहती थी कि हो ना हो मुझे आंखों के ऊपर कुछ अच्छा काम करना है। और जब मैं बॉम्बे पहुंचा, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बॉम्बे थी 1997 में। तो फॉर्चुनेटली ईश्वर भी फिर, जब आप सोचते हैं कि कुछ आपको अच्छा काम करना है तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो कि बहुत चैरिटी ओरिएंटेड थे। उन लोगों के अपने एनजीओज वगैरह चलते हैं बड़े बड़े। तो मैंने उनसे बात की कि भाई हम भी इस तरह से सहारनपुर में कुछ काम करना चाहते हैं आंखों के ऊपर, खास तौर से ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर, तो क्या आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट उन लोगों से मिला, और मैं फिर उनके जो आश्रय फाउंडेशन जिसकी आपने बात की उससे जुड़ा, और उसके बाद हमने सहारनपुर को अपना एक सेंटर, मेन सेंटर बनाया अपने काम का, जहाँ से हमने आंखों के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी प्रोसेस में फिर हमने जो रैक पिकर्स होते हैं उनको पढ़ाने का भी काम शुरू किया। उनके लिए एक छोटा सा स्कूल भी सहारनपुर में बनाया है जो आज की डेट में करीब 250 बच्चों को पढ़ाता है। तो ये सारी चीजें उस समय से शुरू। सर, आदरणीय भाभी भी क्योंकि चिकित्सा पेशे से जुड़ी हुई हैं, आप दोनों ही ब्लेस्ड हैं ईश्वर की तरफ से। लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा, मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि एज वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय अधिकारी होने के नाते आपका भी स्केड्यूल मॉर्निंग से लेके इवनिंग और फिर घर पे भी आके सब, क्योंकि बिना वित्त के तो चलेगा नहीं सरकार, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं। वहीं पे रेस्पेक्टेड भाभी जी भी, बिकॉज शी इज डॉक्टर, तो उनका भी मॉर्निंग से लेके नाइट तक वो हॉस्पिटल में। उस इन बिटवीन में क्या समटाइम घर पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी सेवा कर ही रही हूँ और ये एक अलग से एक और चीज शुरू, तो टाइम मैनेजमेंट, और क्या कुछ ऐसी कभी कोई समस्या आई और कितना सहयोग रहता है भाभी का? इस मामले में मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ दुष्यंत जी, क्योंकि वाइफ का बहुत सहयोग इसमें रहा है। एक्चुअली अगर गृह मंत्रालय खुश ना हो तो विदेश मंत्रालय अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए गृह मंत्रालय को खुश रखना बहुत जरूरी है, और मैं वास्तव में ही अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वाइफ का एक तो अपना भी खुद उनका इस टाइप का काम है कि वो क्रिटिकल केयर में है, और उनका काम ही जो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखने का है। तो एक कंपैशन की फीलिंग उनके अंदर बहुत ज्यादा है उनके अंदर, और जब मैं ये सब काम करता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है। फिजिकली मेरे साथ ट्रैवल जरूर नहीं कर पाती हैं, कभी कभी हमारा थोड़ा झगड़ा भी होता है अगर मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ इस पर्पज से, लेकिन फिर भी वो बहुत सपोर्ट देती हैं और चाहती हैं कि मैं इस काम को करता रहूं और आगे तक ले जाऊं, और जितना हो सके उतना सपोर्ट उनकी तरफ से। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि थोड़ा हमारे पास फंड्स की कमी हो गई, तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मेरी आने वाली 2-3 महीने की सैलरी मैं इसी काम में लगा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। तो यहाँ तक उनका सपोर्ट रहता है, इसलिए ये काम ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से हो पा रहा है।
एक वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी होने के साथ साथ, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी भी रहती है सर, आपकी वर्कलोड रहता है, पूरा सारा कम्युनिकेशन रहता है, मैं जानना चाहता हूं कि एक ड्रीम क्या है आदरणीय श्री अमल गर्ग साहब का, कि दिस इज माय ड्रीम, एक लास्ट एक होता है कि उनका जो एक गोल है, वो गोल क्या है? दुष्यंत जी, मेरा सर्विस में रहते रहते तो जो अच्छा काम है वो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आज से 10-11 साल बाद जब रिटायर होंगे, तो उस समय जो मैं सोचता हूँ स्वयं को कि मैं कहाँ पाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चलता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ बहुत बड़ा, जिसमें जो ऑर्फन से अनाथ बच्चे हैं एक तरफ वो हों, और दूसरी साइड उसकी जिसमें जो ओल्ड एज में जो लोग हैं, जो खास तौर से जिनके बच्चे विदेश चले गए हैं, जिनको यहाँ पे थोड़ा सोशलाइज करने को चाहिए, जिनकी लाइफ में प्यार मोहब्बत फीलिंग्स की कमी हो गई है, तो उस तरह के कपल्स या उस तरह के सीनियर सिटीजन्स हमारे दूसरी विंग में रहें। और कोशिश हम ये करें कि अगर वो किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं वहीं रहते रहते, तो वो बहुत अच्छा होगा दोनों पार्टीज के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों को नाना नानी दादी दादा का प्यार, और नानी नाना दादी दादा को पोता पोती और नाती नातिन का प्यार, वो बहुत एक्टिव रखता है। वो उनके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि क्या कहूँ, बहुत अच्छी डोज का काम करता है, किक देता है उनको एक तरह से। और उस एज में इस तरह का प्यार सपोर्ट बहुत चाहिए। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम सारा जो सपोर्ट सिस्टम है उन लोगों के रहन सहन का, खाने पीने का, मतलब इस पोजीशन में मैं पहुंच जाऊं कि वो हम प्रोवाइड करवा सकें। तो ऐसा एक ड्रीम है मेरे मन में कि ईश्वर ने चाहा तो शायद बहुत बड़े लेवल पे करने का। तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा, तो जरूर पहुंचेंगे वहां। सर आप तो खुद ब्लेस्ड हैं, आप जहाँ रहते हैं वहां तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है, और मैं बहुत लकी मानता हूँ कि सर हमको आपसे बहुत सीखने को मिलता है। सर एक मेरा और सवाल है आपसे, अभी जिस संस्था से आश्रय से आप जुड़े हुए हैं, तो करंट में आश्रय के क्या क्या अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर? दुष्यंत जी, आश्रय दो मेन फील्ड्स में काम कर रहा है। एक तो हेल्थ केयर सेक्टर में, और एक एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोगों ने एक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि एक स्कूल बनाया है सहारनपुर में, और उस स्कूल में करीब 250 बच्चे जो कचरा बीनने का काम करते हैं उनको हम पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वो स्कूल जो बनाया गया है वो कचरा बीनने वाली बस्ती के बीच में ही बनाया गया है, जिससे कि उन बच्चों को आने जाने का टाइम वेस्ट ना हो, या उनका आने जाने में खर्चा ना हो, रिक्शा या बस से जो स्कूल आना जाना पड़ता है। फिर एक उन लोगों के अंदर मैंने देखा है कि एक रेजिस्टेंस होता है दूर जाने का। तो हमने सोचा कि अगर स्कूल उन्हीं की बस्ती में बना देंगे तो एक उनको इंसेंटिव मिलेगा कि चलो हमारी बस्ती में स्कूल खुला है तो हम यहाँ जाकर क्लासेस अटेंड करें। तो एक हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है, काफी सक्सेसफुली चल रहा है। उसमें से जो बच्चे हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टेड हैं फर्दर स्टडीज करने के लिए, उनको हम रेगुलर स्कूल्स में भी एडमिशन करवाते हैं, और उनकी सारी फीस का जो है वो भार हम ही संभालते हैं, हम ही पे करते हैं। उसके अलावा जो हेल्थ केयर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो चिल्काना को हमने बेस बनाया है। और चिल्काना के आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ हम कैटरेक्ट और ग्लोकोमा और बाकी आईज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सर्जरी करवाते हैं। हर साल हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगाते हैं। उस कैंप को लगाने के लिए हम लोगों को जागृत करने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि भाई ये जो बीमारियां हैं ये लाइलाज नहीं है। अगर कोई 60 साल की उम्र में किसी की आंखें चली गई तो गांव में लोग सोचते हैं कि अब वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। तो हम उनको उस तरह से समझाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, कैंप्स करते हैं, और भी बहुत तरीकों से उन लोगों को समझाया जाता है। तो उस पूरी बेल्ट में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। करीब 1500 से 2000 के बीच ऑपरेशंस भी अभी तक करवाए जा चुके हैं कैटरेक्ट के, और कुछ ऑपरेशंस ग्लोकोमा के भी करवाए गए हैं। और इसी प्रोसेस में हमें एक
नई चीज जानने को मिली जो कि मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। हमने देखा कि कुछ छोटे बच्चे जो हैं उनको भी कैटरेक्ट हो जाता है। हालांकि मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं था कि मैं सोचता था कि बड़े लोगों को ही कैटरेक्ट होता है, बट कुछ बच्चों में भी कैटरेक्ट होता है जिसको कंजेनाइटल या चाइल्ड कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि छोटा बच्चा खाट से गिर गया जब छोटा था तो आंख में ट्रॉमा हो गया, या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, या फिर किसी वजह से वो बचपन से ही ब्लाइंड था लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं चला। और खास तौर से समाज के उस तबके में लोग बाग बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं है, और खास तौर से लड़कियों के ऊपर तो और भी कम ध्यान दिया जाता है। तो जब हमें इस चीज का पता चला, क्योंकि एक बच्ची एक बार हमारे एक कैंप में आई और उसको कैटरेक्ट था। हमारे डॉक्टर्स ने बताया इस बच्ची को कैटरेक्ट है, तो उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके हमने उसका इलाज करवाया तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिटरली हंट करते हैं कि इस तरह का कोई भी बच्चा हो वो हमें मिल जाए, और उसके पेरेंट्स अगर एग्री करते हैं तो उसकी सर्जरी करवा दी जाए, क्योंकि सर्जरी बहुत टाइमली करवानी पड़ती है। अगर 15-16 साल से ऊपर का हो गया बच्चा तो हो सकता है कि सर्जरी करवाने के बाद भी कोई उसको बेनिफिट नहीं हो। इसीलिए लिटरली वी हंट फॉर सच चिल्ड्रन कि जहां मिल जाए हम तुरंत उसके पेरेंट्स पे अप्रोच करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। तो ऐसा करते करते 10 बच्चों का ऑपरेशन अभी तक हमने करवाया है, और फॉर्चुनेटली वो सब आज की डेट में देख पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सर। अब जाते जाते एक और आजकल ये पेंडेमिक टाइम में स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में बूम आया एक साथ। तो मैं सोच रहा हूँ इस समय का और फायदा उठा लिया जाए। एक ऑलरेडी कामयाब अफसर, एक बहुत अच्छी पोस्ट को जो सुशोभित कर रहे हैं, जो जो उस एरा से निकले हैं, तो आपका जो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक मास्टर टिप्स होगी और क्या एक सलाह होगी? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत मेहनत मांगता है, जो बहुत मेहनत मांगता है। आपको जो भी, सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं उन सब्जेक्ट्स के लिए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे देखा देखी एक दूसरे के कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसमें बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते। तो सब्जेक्ट चूज करना फर्स्ट चीज है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ऐसा लेना चाहिए कि जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, जिसको आपको आंसर्स करने में इंटरेस्ट आए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद मेहनत बहुत चाहिए। मेहनत साल भर करनी पड़ेगी एग्जाम्स देने के लिए, उससे नोबडी कैन शर्क फ्रॉम इट। बट एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों का सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनका नहीं कहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी राय सबको देता हूँ कि अपना प्लान भी हमेशा तैयार हो। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि प्लान भी तैयार नहीं रहता है, और जब 4-6 साल निकल जाते हैं लाइफ के और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा, अब हम तो 6 साल 5 साल निकल गए जीवन में और अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इन सब के लिए पुराने हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि अपना प्लान भी हमेशा तैयार रखें। अगर आपके पास कोई जॉब है या कोई ऑप्शन ऐसा है कि जिसको आप एक्सरसाइज कर सकें, अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई ना कर सकें तो वो ऑप्शन जरूर अपने हाथ में रखें। ऐसा ना हो जाए कि केवल आप बैंक कर रहे हो सिविल सर्विसेज के ऊपर, और सिविल सर्विसेज ना क्वालिफाई होने की वजह से आपका करियर अधर में लटका है। आप क्योंकि सर देश की जो एक सिस्टम है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं सर ये जानना चाहूंगा, ये जो पेंडेमिक में जो पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, हम कभी निराश हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद की किरण है, कभी लगता है अरे ये चीज डेवलप होगी। आप सर इस बदलाव के दौर को किस दृष्टि से देखते हैं? और एक 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 बतौर एक सीनियर अफसर, बतौर एक एजुकेशनिस्ट, बतौर एक बहुत ही दीर्घ गंभीर आपकी जो प्रवृत्ति है सर अपना, और बहुत अनुसंधानिक तरीके से हर चीज को आप कुछ समझते हैं या उसे ड्राइव करते हैं सर, तो आपके वर्ड्स या आपके विचार क्या है? जो बदलाव का दौर है इसमें हम लोगों के लिए ये कितना अच्छा है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम लोग के? देखिए, कोरोना ने दुनिया को बदल दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
बदलाव दोनों तरीके का है। बदलाव जब भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसकी साइड्स होती हैं। तो पॉजिटिव साइड की बात अगर करें, नेगेटिव तो सभी जानते हैं कि हम लोग अपने नियर एंड डियर्स को खो रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जहाँ पे पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स चले जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, या घर में अर्निंग मेंबर चला गया है। अब परिवार के लिए बहुत समस्या है कि किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। ये सारी समस्याएं आए दिन हम आप सभी लोग देख ही रहे हैं। बट इसका एक जो पॉजिटिव पहलू है जो मैं देखता हूँ, वो सबसे बड़ा पहलू ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग बाग अब मानवता भी सीख रहे हैं। मतलब एक दूसरे को जितना सपोर्ट लोगों ने, इमोशनली करीब आ गए। इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि पहले थोड़ा कम देखने को मिलता था। जिस तरह से हम लोग एक दूसरे की सहायता जिस तरह से कर रहे हैं, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक मैंने कभी देखी नहीं है। लोग बाग ग्रुप्स बना रहे हैं, ग्रुप्स में ज्यादा है। हाँ अपना पूरा पूरा समय लोग बाग डिवोट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि किसी भी तरह से सामने वाले व्यक्ति की कोई भी हेल्प मैं कर दूं। चाहे उसको जिन दिनों में ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करवाना था, हॉस्पिटल का बेड, या किसी भी तरह कोई मेडिसिन उसके लिए अरेंज करवाना, या अपनी गाड़ी देना कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अपने ड्राइवर को कहना कि भैया 2 दिन इनके साथ चले जाओ तुम। तो ये सब चीजें अब देखने में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समाज में जो पॉजिटिव बदलाव जो आ रहा है, वो इस पैंडेमिक की वजह से ही लगता है मुझे वो भी आ रहा है। तो एक सिक्के के क्योंकि दोनों पहलू होते हैं, तो शायद ये उसका एक पॉजिटिव पहलू भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के बहुत ही एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बहुत ही काबिल अधिकारी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द डीसी शो। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।